प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके BA प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस द्वितीय प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है, भाषा विज्ञान से संबंधित 40 अंकों का पाठ्यक्रम हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पूर्ण कर लिया। साथ ही जो 60 अंकों का जो पाठ्यक्रम है वो हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास से संबंधित हैं, यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की पाठ्यवस्तु से संबंधित हैं, जिसमें हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित पाठ्यवस्तु को पढ़ लिया है। इस प्रश्न पत्र में निबंधात्मक कोटि के यानी केवल 5 ही प्रश्न आने वाले हैं। 2 प्रश्न भाषा विज्ञान से संबंधित 20-20 अंकों के होंगे और 3 हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 20-20 अंकों के 3। तो कुल 100 अंकों का पाठ्यक्रम, अंक योजना 100 अंकों की होगी। लघु आकार वाले प्रश्न यानी अति लघुतरात्मक या बहुविकल्पीय विषय वाले प्रश्नों का प्रावधान इस प्रश्न पत्र में नहीं है। केवल बड़े बड़े प्रश्न जिसकी उत्तर सीमा 500 शब्द होगी, केवल वही उसी कोटि के प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा में आएंगे। तो अभी हाल ही की 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं से हमने रीतिकाल यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा कालखंड रीतिकाल को आरंभ किया था, जिसमें हमने 2 ऑनलाइन कक्षाओं में तो रीतिकाल की विविध परिस्थितियाँ यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक, इन परिस्थितियों पर हमने चर्चा की थी। और दूसरा ये भी एक मॉडल आंसर के रूप में हमने पढ़ा, और दूसरा एक मॉडल आंसर के रूप में हाल ही की 2 ऑनलाइन कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं कि आदिकाल की तरह ही हिंदी साहित्य के इतिहास का ये तीसरा कालखंड रीतिकाल भी नामकरण की दृष्टि से विवादास्पद रहा है। तो विद्वानों ने अपने अपने इतिहास ग्रंथों में इस रीतिकाल के लिए 5 नाम सुझाए थे, जिनका विवेचन हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में किया। और पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने इन प्रत्येक नामों की समीक्षा का आरंभ किया था, जिसमें अलंकृत काल की हमने समीक्षा कर ली थी। नामकरण उपयुक्त नहीं है क्योंकि इस नामकरण में भी कमियां हैं। ये एक पक्षी हैं, केवल अलंकारों का ही प्रयोग रीतिकाल में नहीं हुआ, और भी अन्य अंगों का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए ये संकुचित दृष्टिकोण का द्योतक है। और उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम आरंभ करने जा रहे हैं श्रृंगार काल नाम की समीक्षा। दूसरा नामकरण जो सुझाया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, इसकी हम समीक्षा करने जा रहे हैं। तो आइए अब हमारे साथ जुड़िए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर इसे श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। इनके अनुसार ये लोग रीति के आचार्य ने होकर कवि मात्र थे। संस्कृत से रीति की पक्की पकाई सामग्री लेकर ये अपनी कवित्व शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। अतः इनका वर्ण्य विषय श्रृंगार ही था, और प्राय सभी कवियों ने प्रमुखतः श्रृंगार रस को ही अपनाया है। श्रृंगार काल के विरोध में विद्वानों का कहना है कि यह नाम आचार्य मिश्र जी की मौलिक देन नहीं है, क्योंकि इसका स्पष्ट संकेत स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही दे दिया था कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो ही रसों की कविता इस काल में हुई है। प्रधानता श्रृंगार की रही है। यदि इस काल को कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो वो कह सकता है। तो कहने का तात्पर्य रीतिकाल नामकरण देते समय शुक्ल जी ने ही इस काल को दोहरा नामकरण देते हुए श्रृंगार काल कह करके भी पुकारा था। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा ये श्रृंगार काल नाम देना ये इनकी मौलिक प्रतिभा की देन नहीं है, ये तो शुक्ल जी ने सुझा दिया था। दूसरा बिंदु तर्क के आधार पर यह है, इस युग की अधिकांश रचनाएं श्रृंगारिक हैं और वह आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखी गई हैं। सभी रचनाओं के मूल में श्रृंगारिक प्रवृत्ति ने होकर कवियों की अर्थ प्रवृत्ति भी हैं। वो धन अर्जित करना चाहते थे। अधिकांश कवि अपने विलासी आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना चाहते थे, लेकिन कुछ कवि अपनी श्रृंगारिक रचनाओं से असंतुष्ट भी हैं या असंतुष्ट भी थे, जैसे भिखारी दास जी ने काव्य निर्णय लिखा। आगे के सुकवि रिजी हैं तो कविताई यानी आगे आने वाले कवि यदि हमारी कविताओं से यानी प्रसन्न हो जाएंगे तो ये सुकवियों की यानी अच्छे कवियों की कविताएं कहलाएगी। नहीं तो राधा कन्हई सुमिरन को बहाना है, अन्यथा ये कविताएं केवल राधा और कृष्ण का
स्मरण करते हुए उनके बहाने में भक्ति में ये कविताएं लिखी गई थी। तो कहने का तात्पर्य ऐसे कवि यानी भिखारीदास जैसे कवि जो हैं इनसे प्रसन्न नहीं थे, श्रृंगार रस के वर्णन से प्रसन्न नहीं थे, इनसे वो ऊब चुके थे। तीसरा जो तर्क दिया जाता वो ये है, श्रृंगार काल नाम के विरुद्ध एक सशक्त तर्क यह भी है कि इस काल में श्रृंगार के अतिरिक्त वीर, भक्ति और नीति से युक्त काव्य भी पर्याप्त मात्रा में रचे गए हैं। अतः श्रृंगार काल नाम से अन्य रसों और भावों की उपेक्षा होती है। युग की समस्त प्रवृत्तियों का बोध नहीं होने के कारण श्रृंगार काल नामकरण को नहीं स्वीकारा जा सकता। तो ये था श्रृंगार काल के नामकरण की समीक्षा। इससे पहले हमने अलंकृत काल की समीक्षा की थी। अब आते हैं हम कला काल की समीक्षा। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसायल जी ने इस काल को यानी हिंदी साहित्य के इस तीसरे कालखंड को कला काल के करके पुकारा है। यह नाम भी सहज स्वीकार्य नहीं है। इसका पहला कारण यह है कि कला काल कहने से इस काल की कलात्मकता ही उभर कर सामने आती है, यानी केवल कला पक्ष उभरता है, भाव पक्ष निर्बल हो जाता है। ये काल कला वैभव को प्रस्तुत करने वाला तथा भाव पक्ष की उपेक्षा करने वाला है। ये सत्य नहीं है, क्योंकि इस युग में श्रृंगार, वीर, नीति, भक्ति आदि विविध विषयों पर रचनाएं लिखी गई हैं, जिसमें दोनों पक्ष प्रबल हैं। अतः स्पष्ट है कि इस काल को कला काल नहीं कह सकते हैं। दूसरी ओर इस काल में गणानंद, बोधा, ठाकुर, आलम जैसे मुक्तक कवि, इसी तरह से पद्माकर, देव और बिहारी जैसे कवि भी हुए हैं, जिन्होंने भाव सौंदर्य के साथ ही कलात्मक सौंदर्य को भी बहुत अधिक महत्व दिया है। तो केवल कला पक्ष ही नहीं सम रहा है, बल्कि भाव पक्ष की सबलता भी हमें रीतिकाल के साहित्य में हमें देखने को मिलती है। तो ये नाम भी एक तरह से एक पक्षी हैं, केवल कला पक्ष को उभारने की दृष्टिकोण से ये बात कही गई हैं। जैसे कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे बोन में करत है नैनन ही सो बात। तो बिहारी के छोटे छोटे दोहे हैं, जिसमें सतसैया के दोहरे जो नावे के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, यानी देखने में छोटे लगते हैं लेकिन बहुत गंभीर भाव इनमें छिपा हुआ है। जैसे गागर में सागर भर दिया गया हो, गागर यानी घड़े में सागर जितना विशाल भाव इन घड़ों में समाया हुआ है। एक नायक और नायिका दोनों मात्र आंखों के इशारों से, हाव भाव से, केवल चेष्टा मात्र से वो प्रेम की बातें कर लेते हैं। देखिए कहत नटत यानी कोई नायिका परिवार के लोगों के बीच में बैठी हुई है और नायक दूर से आकर के उससे कहता है और नायिका की नज़र भी उधर मिलती है। तो नायक कुछ कहता है, प्रेम का अनुनय विनय करता है और नायिका उधर मना कर देती है, नट जाती है मर्यादा में रहते हुए। तो उसकी नटने की जो कला है उसमें श्री कृष्ण रीझ उठते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और श्री कृष्ण को प्रसन्न और मुस्कुराते हुए देख करके वह नायिका जो पारिवारिक सदस्यों के बीच में बैठी वो खींच जाती है, उसको गुस्सा आता है और उधर वो गुस्सा करती है, इधर ये रीझते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो दोनों की जब नेत्र आपस में जब मिलते हैं तो दोनों खिलखिला करके एक तरह से हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन आपस में पारिवारिक सदस्यों को देख करके वो लज्जा जाते हैं। करत तो है नैननी सो बात, यानी कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैननी सो बात, यानी पारिवारिक सदस्यों घर भरा हुआ है, उसमें ये नेत्रों के इशारों से ये बातें कर लेते हैं। तो किस तरह से चेष्टाओं, हाव भाव और अनुभवों के माध्यम से ही प्रेम में वार्तालाप होता हुआ ये कवियों ने दिखाया। तो ये कला पक्ष कहने से ये नाम एक पक्षी होगा, क्योंकि यहाँ भाव पक्ष भी अत्यंत सबल हैं। श्रृंगार रस से भी ये रीतिकाल भरा हुआ पड़ा है। ऐसे भावात्मकता के सैकड़ों उदाहरण बिहारी सत्सई में उपलब्ध होते हैं। अतः जब रीतिकाल में भाव शून्यता नहीं है तो इसे कलाकाल कहना कहाँ तक उचित है। इस प्रकार यह नाम भी स्वीकार्य नहीं है।
हम आगे बढ़ते हैं चौथे नामकरण की समीक्षा। और चौथा नामकरण आपके सामने है रीति श्रृंगार काल की समीक्षा। रीति और श्रृंगार दोनों एक साथ नाम डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी ने ये नाम सुझाया है। रीति शास्त्र का निर्माण और श्रृंगार रस की प्रधानता इस युग में मिलती है, किंतु क्या ये दो ही तत्व ऐसे हैं जिनके आधार पर समुचित रीतिकाल को समझा और पहचाना जा सकता है? स्पष्ट ही नहीं। कारण यह है कि इस काल में कवि आचार्य अवश्य थे, किंतु आचार्य वे बाद में थे, कवि पहले थे। रीति शास्त्र का निर्माण करने मात्र से कोई कवि नहीं हो जाता। उसे कवि बने रहने के लिए भावानुभूति और कल्पनानुभूति को महत्व देना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि रीतिकाल के सभी कवि सौंदर्य के पारखी थे, प्रेम को निजी दृष्टि से देखते थे और उसके विषय में अपने निष्कर्ष रखते थे। अतः मिश्र जी का नाम भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब हम निर्णायक मत की ओर आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण नामों के विवेचन के पश्चात हमारे समक्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया रीतिकाल नाम ही बचा रहता है। यही नाम इस युग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सर्वप्रथम हिंदी का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत करते हुए यह नाम दिया है। उन्होंने अपने विशद काव्यशास्त्रीय अध्ययन और गंभीर आचार्यत्व का परिचय देते हुए बड़ी सहजता से इस नाम को रीतिकाल कहा है। रीति शब्द संस्कृत काव्यशास्त्र में एक काव्य संप्रदाय के रूप में प्रयुक्त होता था, किंतु कालांतर में यह शब्द समग्र काव्यशास्त्र का पर्याय बन गया। अतः ये नाम व्यापक दृष्टिकोण का परिचायक है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी के शब्दों में कलाकाल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, यानी भाव पक्ष निर्बल हो जाता है। श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशंसा की एक तरह से उपेक्षा होती है, यानी भूषण आदि कवियों ने वीर रस से संबंधित काव्य लिखा है। रीतिकाल कहने से प्राय कोई भी महत्वपूर्ण विशेषता उपेक्षित नहीं होती है, ये प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है। इसी में ही लक्षण रीतिकाल कहने से इसी में ही रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो रति का समावेश यानी श्रृंगार रस का भी समावेश हो जाता है। और रीति एक परिपाटी चल पड़ी थी, काव्य शास्त्रीय अंगों पर लेखन लिखना, यानी छंद रस अलंकार काव्य गुण काव्य दोष शब्द शक्तियाँ रीतियाँ इनके ऊपर भी लिखे गए। तो रीतिकाल कहने से प्राय कोई भी विशेषता उपेक्षित नहीं रहती है, यानी कहने का तात्पर्य है सभी प्रवृत्तियाँ इसमें समाविष्ट हो जाती हैं। अतः युग रीति पद्धति का युग था, ये धारणा वास्तविक रूप से सही है। विद्वानों द्वारा प्रस्तावित नामों में कोई न कोई दोष नजर आता है, जबकि रीतिकाल नाम में कोई दोष नहीं दिखाई देता है। रीति युग में कवि रीति, रस रीति, अलंकार रीति, काव्य रीति, छंद रीति जैसे प्रयोग भी होते रहे हैं। ये प्रयोग भी रीतिकाल नाम को सार्थकता प्रदान करते हैं। रीतिकाल नाम को सार्थकता प्रदान करते हैं। हिंदी साहित्य के अधिकांश विद्वानों ने रीतिकाल नाम को ही अपनाया है। अब हम निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त विवेचन के उपरांत यही निष्कर्ष निकलता है कि उत्तर मध्यकाल का नाम रीतिकाल ही सर्वाधिक उपयुक्त हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति से बंधे कवियों तथा लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवियों को रीति कवि ही माना है। इस नाम में सभी तत्वों का समावेश हो जाता है। अन्य नाम रीतिकाल का स्थान लेने में सफल नहीं हो सके, यानी समर्थ और सक्षम नहीं है। अतः ये निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि ये नाम यानी रीतिकाल नाम सर्वाधिक उपयुक्त हैं और इसमें अनावश्यक किसी तरह का कोई संदेह नहीं किया जा सकता।
तर्कपुष्ट शैली से ये उभर कर कहा जाता है कि रीतिकाल नामकरण रीतिकाल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमें भेजें ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ें और ये PDF नोट्स जो हम बना रहे हैं इनका फ़ायदा उनको मिलता रहे। साथ ही जो ये ऑनलाइन क्लासेस जो ये ली जा रही है ये यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाते हैं वीडियो सारे, इनका लिंक भी हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते हैं ताकि वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिल सके। असाइनमेंट वगैरह हर चीज़ या कॉलेज से जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है, चाहे आनंदम, चाहे छात्रवृत्ति या अन्य कोई सूचनाएं, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए होंगे तो सूचनाएं आसानी से आप तक पहुंच पाएगी। साथ ही जो विद्यार्थी कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को पहली बार ओपन करके अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है उनसे भी आग्रह है कि वो इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही उसी विषय से और वीडियोज आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे, यानी आप तक ये पहुंचते रहेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए अपने फ़ोन नंबर हमें ज़रूर सेंड करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उस ऑनलाइन कक्षा में हम रीतिकाल की जो 3 काव्य धाराएँ रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, इन तीनों काव्य धाराओं पर चिंतन मनन करते हुए इनके कवियों का समुचित परिचय प्राप्त करते हुए हम रीतिकाल की जो प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।